नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस विशेष सेशन में। और इस विशेष सेशन में हमने कल तक की चर्चा देखी थी और उसी को अब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी चर्चा को आगे लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ पे हमने कल छोड़ा था ब्लड ग्रुप पर हमने इस चर्चा को रोका था और ब्लड ग्रुप से ही इस चर्चा को हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो आइए एक एक करके तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता होगा ब्लड ग्रुप की जब चर्चा करनी है तो दो प्रकार की हमें प्रणालियाँ देखने को मिलती हैं। पहला है जिसको बोलते हैं ए बी और ओ प्रणाली, ठीक है, ए बी और ओ प्रणाली। दूसरा आपका देखने को मिलता है RH प्रणाली, और RH प्रणाली में RH प्लस और RH माइनस होते हैं, ठीक है। और ABO प्रणाली में यदि हम बात करें तो AB और O आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एंटीजन के बारे में हमें समझ लेना है। एंटीजन क्या है? RBC की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो RBC की सतह पर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये RBC है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ए एंटीजन, ठीक है। मतलब ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन, और लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी किसे दे सकता है, किससे प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे यदि ए के बारे में बात करें तो ए में हमने देखा कि एक प्रकार का एंटीजन आपको देखने को मिलता है। एंटीबॉडी की बात करें तो यहाँ पे बी एंटीबॉडी पाई जाती है, और किसे दे सकता है तो यह ए और ए बी को रक्त दे सकता है। किससे प्राप्त कर सकता है तो यह ए और ओ से रक्त प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप के बारे में, बी ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं तो बी प्रकार का एंटीजन देखने को मिलता है, ए प्रकार की एंटीबॉडी देखने को मिलती है। यह बी और ए बी को जो है रक्त दे सकता है। इसके साथ साथ बी और ओ से रक्त प्राप्त कर सकता है। इसके बाद बात आता है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह ए और बी प्रकार का एंटीजन रखता है, एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है, और यह ए बी को ही रक्त दे सकता है। प्राप्त किससे कर सकता है? ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है, ओ से भी प्राप्त कर सकता है। मतलब ये भी जो ब्लड ग्रुप है ये किसी भी ब्लड ग्रुप से रक्त प्राप्त कर सकता है। ओ की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि यहाँ पे एंटीबॉडी ए और बी देखने को मिलती है। एंटीजन कोई नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी देखने को मिलती है, और ये हाँ ए बी और ओ मतलब ये सभी को ब्लड दे सकता है। प्राप्त किससे कर सकता है? केवल ओ से ब्लड प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एबीओ सिस्टम के अंतर्गत रक्त वर्ग का निर्माण आरबीसी पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंटीजन रासायनिक रूप से ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये आरबीसी के साथ साथ मानव शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी की यदि हम बात करें तो ये प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा के ऊपर पाया जाता है। जैसे ए एंटीबॉडी की जो हम बात कर रहे थे ऊपर पाया जाता है, वाई आकार का होता है, और यह भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। रक्त आधान के समय रक्त देने वाले एंटीजन और प्राप्त करने वाले एंटीबॉडी जो है समान नहीं होना चाहिए, यही चेक किया जाता है। ब्लड ग्रुप जब हम चेक करते हैं तो उसमें यही ध्यान देते हैं कि जिसको रक्त दे रहे हैं उसका एंटीजन और जो रक्त प्राप्त कर रहा है उसका एंटीबॉडी समान कभी नहीं होना चाहिए। समान के मिलने से रक्त में एंटीजन व एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होती है, जिससे रक्त नलिकाओं में रक्त का जो थक्का है वो जम जाता है, और इससे क्या होता है ब्लड का जो प्रवाह है वो बाधित हो जाता है और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब RH प्रणाली की हम बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ये कहाँ से आया? ये आया रीसस मंकी से, बंदरों के एक प्रकार
प्रकार हैं रीसस मंकी, वहाँ से ये आया है, वहाँ से ये समूह निकल के आया है। और RH प्रणाली के आधार पर वैज्ञानिकों ने मानव ब्लड समूह को बताया है क्या, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। RH जो पॉजिटिव है वहाँ पे RH एंटीजन मौजूद है, और जो RH निगेटिव है वहाँ पे RH एंटीजन अनुपस्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। RH पॉजिटिव में RH एंटीजन उपस्थित होता है और RH निगेटिव में RH एंटीजन अनुपस्थित होता है। रीसस मंकी की जब हम बात करते हैं तो जानते हैं ब्लड से RH एंटीजन इसमें प्राप्त किया जाता है, कुछ में RH एंटीजन पॉजिटिव और कुछ में RH एंटीजन निगेटिव पाया जाता है। आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें जैसे देखते हैं आप, RH एंटीजन प्रेजेंट किस में होता है, A+ में होता है, B+ में होता है, AB+ में होता है और O+ में होता है। RH एंटीजन अनुपस्थित किस में होता है, A- में, B- में, AB- में और O- में ये अनुपस्थित होता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर की यदि बात की जाए तो नोट कर लीजिएगा, यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है O नेगेटिव। यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कौन होता है, तो AB पॉजिटिव वाला जो होता है वो यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट होता है। ठीक है, अब हम जब रक्त आदान करते हैं तो कौन किसको रक्त दे सकता है, RH- वाला RH- को दे सकता है, RH- वाला RH+ को दे सकता है, RH+ वाला RH+ को दे सकता है, लेकिन RH- वाला RH+ वाला RH- को नहीं दे सकता है। RH+ वाला RH- को रक्त नहीं दे सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार जब ये रक्त देगा, RH निगेटिव को जब पहली बार RH पॉजिटिव वाला रक्त देगा तो यहाँ पे रक्त आदान के समय एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, और जब एंटीबॉडी का निर्माण होगा तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। पहली बार में RH पॉजिटिव ब्लड RH निगेटिव वाले को चढ़ाने पर व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन पहली बार में शरीर एंटीबॉडी जनरेट कर लेगा, और जब दोबारा कभी ये सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो वहाँ पे रिएक्शन होगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी शादी विवाह की बात आती है, दंपत्ति की बात आती है, तो वहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि RH+ और RH- ये कॉम्बिनेशन ना हो। कोई भी कॉम्बिनेशन हो चल सकता है, लेकिन RH+ और RH- कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए दंपत्ति में। यदि यह देखने को मिलता है RH+ और RH- कॉम्बिनेशन होता है तो वही समान समस्या कि जब गर्भधारण होगा तो पहली बार तो कोई समस्या नहीं होगी, पहला बच्चा सुरक्षित पैदा होगा, लेकिन जब दूसरी बार गर्भधारण होगा तो जो बच्चा है उसकी मृत्यु माता के गर्भ में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पहली बार में क्या होगा कि एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी उसके शरीर में। ठीक है, माता के शरीर में एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी इसके प्रति, और जब फिर दोबारे बच्चे का जन्म के लिए प्लान करेंगे तो वहाँ पे समस्या क्या आएगी कि क्योंकि RH+ के प्रति एंटीबॉडी जनरेट कर लिया है तो वहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन प्रतिक्रिया होगी, जिससे जो शिशु है, गर्भ में पल रहा जो शिशु है, उसके ब्लड में आप कह सकते हो रक्त का जो थक्का है वो जम जाएगा और इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सामान्य सी प्रक्रिया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं? इस बीमारी का नाम भी है, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, एरिथ्रोब्लास्टिस फाइलिस, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस बीमारी का नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। बीमारी का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फाइलिस, ये बीमारी का नाम दिया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रक्त समूह आनुवांशिकी की। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा हमें समझना है। रक्त समूह आनुवांशिकी की जब हम बात करते हैं तो हमने ABO ब्लड के संदर्भ में इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे एंटीजन दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, A और B। ब्लड ग्रुप यदि हम बात करें तो A, B, AB और O के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप A है तो इसका जीन होता है IA, ब्लड ग्रुप B है तो इसका जीन होता है B, और ब्लड ग्रुप यदि O है जिस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो इसको IO या I0 से आप दर्शाते हैं।
जीन हमेशा याद रखना है, जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जब ब्लड ग्रुप ए की हम बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए को IA जो इनके जीन हैं उनको IA या IA I0 के नाम से आप दर्शाते हैं। इसी तरह से जो ब्लड ग्रुप बी है उनके जीन को आप हमेशा IB या IB I0 से दर्शाते हैं। इसी तरह से AB वाले के लिए IA से दर्शाते हैं, O वाले के लिए IO से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। अब आगे एक दो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है पहले समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप O है, जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप B है, तो इनकी जो संतान होगी उसमें किस प्रकार के ब्लड ग्रुप के बच्चे जो है पैदा होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। हमने देखा कि हम जब O के जीन को लिखते हैं तो लिखते हैं IO और IO, B के जीन को हम लिखते हैं IB और IO। ठीक है, B के जीन को हम लिखते हैं IB/IO। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, सबसे पहले कंडीशन में कि IO इसके स्थान पे आपका आ गया IO, IB/IO इसके स्थान पे आ गया IB/IO। तो यहाँ पे जब आप इसको रिएक्शन कराते हो तो आपको निकल के आता है सबसे पहले IB/IO, दूसरा निकल के आता है IO। तो इसका मतलब क्या है कि या तो B ब्लड ग्रुप होगा या तो O ब्लड ग्रुप होगा। यदि पूछ लिया जाए कितना प्रतिशत चांस है तो 50% चांस दोनों के लिए है। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और प्रश्न दिया है यहाँ पे कि यदि मेल का ब्लड ग्रुप A है, फीमेल का ब्लड ग्रुप B है, तो संतानों में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे आपको दिया गया है। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो इसको भी हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, मेल के IA/IO। ठीक है, IA/IO। और फीमेल को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके जीन को IB/IO। अब यहाँ पे IA/IO को फिर आप जानते हैं ना कि मेल के जीन को जैसे A ग्रुप है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं IA/IO, दूसरा लिख सकते हैं आपको IA/IA भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम IA/IO से इसको दर्शा रहे हैं। अब इसमें हम जब देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसका जो जीन है वो है IA/IB। ठीक है, और ये आपका आ गया IA/IO। और इधर से ये कैसे आया, ये जब इससे हम गुणा करते हैं, एक प्रकार से तिर्यक गुणा, IA का IB में करते हैं तो IA/IB, IA का जब IO में करते हैं तो यहाँ से आ गया IA/IO। इसी प्रकार से फिर IO का हम करते हैं IB में तो IB/IO, और फिर IO का करते हैं IO से तो IO/IO। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, IA और IB का मतलब हो गया AB ग्रुप, IA और I0 का मतलब या IO का मतलब हो गया A ग्रुप, IB/IO का मतलब हो गया B ग्रुप, और IO/IO का मतलब हो गया O ग्रुप। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि AB ग्रुप भी हो सकता है, A ग्रुप भी हो सकता है, B ग्रुप भी हो सकता है और O ग्रुप भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा संभावना किस ग्रुप की होने की है, तो आप देख रहे हैं 4 ग्रुप है, मतलब चारों की 25% संभावना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मान लो एक उदाहरण यहाँ पे हम और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि माता का O है और पिता का AB है, माता का O है, पिता का AB है, तो यहाँ पे किस प्रकार के संतान पैदा होने की संभावना है। तो इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके जीन कैसे लिखेंगे, IO। इसके जीन को हम कैसे दर्शाएंगे, IA/IB। ठीक है, अब क्या करना है कि वही जो आप करते हो, ठीक है, यही आपका करना है गुणा एक प्रकार से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले आ जाएगा IA/IO, फिर IB/IO, पहला ये हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, IA/IO और फिर आ जाएगा IB/IO। मतलब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, A ग्रुप, यहाँ से निकल के आ रहा है B ग्रुप, यहाँ से निकल के आ रहा है A ग्रुप, यहाँ से आ रहा है B ग्रुप, मतलब 2 बार A 2 बार B, मतलब 50% संभावना यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होती है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लसिका की, लिम्फ की हम बात कर रहे हैं। लसिका या लिम्फ होता क्या है, आइए देख लेते हैं। लिम्फ की जब हम बात करते हैं तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। आरबीसी इसमें नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल नहीं होता है। प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी इसमें पाया जाता है, इसका रंग जो है वो पेल येलो होता है या हल्का पीला आपको देखने को मिलता है। निर्माण शरीर के ऊतकों द्वारा होता है या जिस वाहिका में प्रवाहित होता है उसे लसिका कहते हैं। कार्य इसका क्या क्या है, लसिका के कार्य क्या क्या हैं, तो लसिका के आइए कार्यों को देख लेते हैं। लसिका के कार्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है संक्रमण से लड़ना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखना, वसा के अवशोषण में मदद करना, ऊतकों व कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने में मदद करना। लसिका का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ऊतकों से हृदय की तरफ, यह भी याद रखना है। लसिका का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, ऊतकों से हृदय की तरफ, ठीक है। लसिका वाहिकाओं पर लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत डब्ल्यूबीसी संग्रहित रहता है, ठीक है। टॉन्सिल और स्प्लीन दो लसिका अंग हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको यहीं पे याद रखना है कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं। यदि याद आ जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं याद आता है तो एक बार सर्च करिएगा, क्योंकि वो शब्द अभी आपके आंखों के सामने से गुजरा है। अब बात हो रही है हृदय की, हार्ट की बात हो रही है। और आपको बता दें कि इसको मेसोडर्मल लेयर से विकसित किया जाता है। अब मेसोडर्मल लेयर क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे। तो इतना याद रखना है कि जो हृदय है उसको मेसोडर्मल लेयर से विकसित किया जाता है। जब नर शुक्राणु मादा अंडाणु से निषेचित होता है तो युग्मज आप जिसको बोलते हैं ना, युग्मनज बनता है या जाइकोट बनता है। इसके बाद ये अपने शरीर में क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। और जब ये सेल डिवीज़न करता है इस प्रकार से, पहले 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से 256 सेल में ये बदल जाता है। अब क्या होता है कि जब ये 256 में बदल जाता है तो 256 में बदलने के बाद इन्हीं सेल से 3 सतहों का निर्माण होता है। जब 256 तक विभाजित हो जाता है ये, तो इन्हीं से विभिन्न सतहों का निर्माण होता है। और ये जो 3 सतहें 256 सेल में डिवीज़न के बाद जो 3 सतहें बनती हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। अब यहाँ पे ये जो सतहें हैं, तो एक्टोडर्म क्या है, ये सबसे बाहरी सतह है। मीसोडर्म क्या है, ये मध्यवर्ती सतह है। और एंडोडर्म क्या है, ये आंतरिक सतह है। और जब बात आती है कि हृदय किससे बनता है, तो हृदय इसी मध्यवर्ती सतह से बनता है। इस लेयर से हृदय का निर्माण होता है। फैक्ट क्या है, उपरोक्त तीनों लेयर के द्वारा अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो तीनों लेयर हैं, यही 3 लेयर होते हैं जिससे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। चाहे वो हृदय हो, चाहे वो आप कह सकते हो लीवर हो, चाहे वो आपके आते हों, इन सब का जो निर्माण है वो इन्हीं 3 परतों के माध्यम से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हृदय हम पढ़ रहे हैं तो हृदय का निर्माण मीसोडर्म से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हृदय की बात आती है। तो हृदय, मानव हृदय की हम बात कर रहे हैं। तो मानव हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है और मानव हृदय में आपको 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। ये हमने श्वसन में भी देखा था, 4 चैम्बर ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मानव हृदय में 4 चैम्बर आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से ये हृदय की संरचना होती है। अब इसमें ये डॉटेड कुछ होता है, क्या होता है अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये 4 चैम्बर में ये बंटा होता है। ये 2 वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कल के सेशन में, तो यहाँ पे परेशान नहीं होना है। अब हृदय की जो 4 चैम्बर होते हैं उनमें बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय होता है। ये हो गया आपका बायां अलिंद, ये बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। ये आपका हो गया बाइकस्पिड वाल्व, ये आपका हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब ये जो सबसे बाहरी त्वचा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हृदय आवरण या पेरिकार्डियम, ठीक है। हृदय आवरण या पेरिकार्डियम इसको बोलते हैं।
और इसमें जो ये फ्लूइड आपको देखने को मिल रहा है, इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आपने समझ लिया हृदय की संरचना के बारे में कि हृदय की संरचना होती कैसे है। अब आइए हृदय को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व तो आपने पढ़ा था। दो वाल्व आपको याद रखने की और ज़रूरत है। क्या याद रखने की ज़रूरत है? पहला है सेमील्यूनर वाल्व और दूसरा है आर्कटिक वाल्व। तो ठीक है, आर्कटिक वाल्व और सेमील्यूनर वाल्व ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, बोला गया है जो मसल हृदय को 4 भागों में बांटता है, मतलब ये वाला, ये जो मसल होता है जो हृदय को 4 भागों में बांटता है उसे सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। जो मसल हृदय को 4 भागों में बांटता है उसको सेप्टम कहा जाता है। हृदय का लार्जेस्ट चैम्बर और सबसे मजबूत चैम्बर जो होता है वो बायां निलय होता है। याद रखिएगा, हृदय का लार्जेस्ट चैम्बर और सबसे मजबूत चैम्बर जो होता है वो बायां निलय होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। बायां निलय जो है ये सबसे मजबूत और सबसे आप कह सकते हो बड़ा चैम्बर होता है। ठीक है, हृदय का अध्ययन जो है वो आप जानते ही होंगे। हृदय विशेषज्ञों को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हृदय एक पेशी अंग है। वजन इसका औसतन 300 ग्राम देखने को मिलता है। औसतन 300 ग्राम नर में या 280 से 340 ग्राम, मादा में 230 से 280 ग्राम देखने को मिलता है। हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं तरफ मुट्ठी के आकार की संरचना में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं जो हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 24 पसलियाँ हैं जो हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और याद रखने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी कि भैया मछलियों के हृदय में कितना चैम्बर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा मछलियों का जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर होता है, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन इसका अपवाद है जहाँ पे 4 चैम्बर हृदय आपको देखने को मिलते हैं। उभयचर में 3 चैम्बर हृदय देखने को मिलता है। सरीसृप या जो रेंग कर चलने वाले हैं उनमें 3 चैम्बर हृदय देखने को मिलता है। पक्षी में 4 चैम्बर हृदय देखने को मिलता है। काकरोच में 13 चैम्बर हृदय देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। मगरमच्छ याद रखिएगा, मगरमच्छ भी अपवाद है क्योंकि यह भी रेंग कर चलता है, उभयचर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 चैम्बर हृदय देखने को मिलता है। व्हेल का हृदय सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग 280 ग्राम का ये होता है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं सिरा और धमनी के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सबसे बड़ी जो धमनी है उसको बोलते हैं महाधमनी या अरोटा। सबसे बड़ी जो धमनी है उसको बोलते हैं महाधमनी या अरोटा। और धमनियों में लाल रक्त बहता है, O2 की मात्रा अधिक होती है। हाई ब्लड प्रेशर धमनियों में आपको देखने को मिलता है। सिराओं की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो सिरा है उसको बोलते हैं महासिरा। सिराओं को वेन कहते हैं, महासिरा। और इसमें डार्क ब्लू या ब्लैक रक्त बहता है। CO2 की मात्रा इसमें अधिक रहती है और यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलता है। तो आपने 2 चीज़ देखा, सिराएं और वेन्स के बारे में यहाँ पे आपने समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब रक्त के प्रवाह की बात आती है। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चित्र यदि आप समझ गए तो हृदय की पूरी संरचना आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए, अब रक्त के प्रवाह की बात हो रही है, क्योंकि हृदय की बात हो रही है तो रक्त की ही बात होगी। रक्त के प्रवाह की बात हो रही है। आप जानते हैं रक्त ये आता है कहाँ पे? अंगों में। अंगों से ये कहाँ जाता है? वेन्स में। ठीक है, वेन्स से ये कहाँ जाता है? ये जाता है सुपीरियर, इन्फीरियर और वर्ना कोवा में। ठीक, फिर इसके बाद ये कहाँ पहुँचता है? इनकी मदद से ये पहुँचता है दाएं अलिंद में या राइट आर्ट्रियम में। दाएं अलिंद के बाद ये जैसे ये दाएं अलिंद में पहुँचता है तो कॉन्ट्रैक्ट वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है और ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से ये दाएं निलय या राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। राइट वेंट्रिकल में हमने आपको बताया था एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व से फिर ये आगे बढ़ता है और ये पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से ये कहाँ जाता है? ये पहुँच जाता है फेफड़ों में।
पल्मोनरी आर्टरीज़ की मदद से ये कहाँ पहुँच जाता है, फेफड़ों में पहुँच जाता है। और जब फेफड़ों में ये पहुँच जाता है तो यहाँ से ऑक्सीजन इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। अब लंग्स के बाद ये कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है पल्मोनरी वेन्स की मदद से बाएं अलिंद में। अब पल्मोनरी वेन्स की मदद से ये कहाँ पहुँच गया, बाएं अलिंद में पहुँच गया। बाएं अलिंद से ये कहाँ जाता है, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है और ये पहुँच जाता है बाएं निलय में। बाएं निलय के बाद एरोटिक वाल्व ओपन होता है, एरोटिक वाल्व की मदद से ये पहुँच जाता है एरोटा की मदद से, ठीक है। जैसे एरोटिक वाल्व ओपन होता है तो ये चला जाता है महाधमनी, जिसको एरोटा भी आपने देखा था, और एरोटा से होकर के फिर ये ग्रुप ऑफ स्मॉल आर्टरीज की मदद से जो है ये प्योर ब्लड जो है ये पुनः अंगों में चला जाता है। तो ये संरचना होती है, ठीक है, कि किस प्रकार से ब्लड जो है सर्कुलेट होता है हमारे शरीर में, ये आपने देख लिया। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शुद्ध रक्त कहाँ पे इन हो रहा है, शुद्ध रक्त कहाँ पे बह रहा है, तो मानव शरीर में शुद्ध रक्त फेफड़ों के बाद जब पल्मोनरी वेन से होकर के फिर ये शुद्ध रक्त आपके ग्रुप ऑफ स्मॉल आर्टरीज तक बहता है, ठीक है। और अंगों से होकर के जब आप देखते हो ना कि भाई इम्प्योर ब्लड कहाँ पे बह रहा है, तो इम्प्योर ब्लड जैसे आपने स्टार्ट किया वेन्स की मदद से, तो वेन्स की मदद से ये जो ब्लड आ रहा है ये पूरा इम्प्योर ब्लड है जब तक कि ये फेफड़ों तक नहीं पहुँच जाता। जब ये फेफड़ों तक पहुँच जाता है तब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन इन हो जाती है, उसके बाद से जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे शरीर में आप कह सकते हैं ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो होता है। और किस प्रकार से आपने देखा कि इम्प्योर ब्लड या प्योर ब्लड की जब हम बात करते हैं तो ये संरचना कैसे आपको देखने को मिल रही है। ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि यहाँ पे डिटेल में पढ़ाने का समय नहीं है, क्विक रिवीजन की ये वीडियो है, तो इसलिए इसको इसी आधार पे देखना है। अब यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। बोला गया है कि हार्ट के अंदर कोशिकाओं में सोडियम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अभी ये आपने देखा था हृदय की संरचना, कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। यहाँ पे अभी आपने देखा था राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम में आपने देखा था कि एक ऐसे नोड होता है जिसको बोलते हैं सिनो आर्टरियल नोड, और इसी तरह से आपको यहाँ पे दूसरे वाले भाग में यहाँ पे एक नोड देखने को मिलता है, एबी नोड देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, दोनों निलयों के ये बीच में होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो एबी नोड होता है या जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड होता है ये दोनों निलयों के बीच में होता है, और ऐसे नोड की जब हम बात करते हैं तो ये दाएं अलिंद में पाया जाता है। और ऐसे नोड जो होता है इसी को बोलते हैं भैया प्राकृतिक पेसमेकर, याद रखिएगा, ऐसे नोड को बोला जाता है प्राकृतिक पेसमेकर, और एबी नोड को बोला जाता है पेस सेटर। क्या बोला जाता है, पेस सेटर इनको बोला जाता है, और ये दोनों निलयों के बीच में होते हैं, ठीक है। यहीं पर आपको पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस देखने को मिलता है जो कि निलय को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके माध्यम से ब्लड का फ्लो, प्रेशर में ब्लड का जो फ्लो है वो तेज़ी से देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन प्राकृतिक पेसमेकर है तो SA नोड को याद रखिएगा। यदि कोई पूछ ले आपसे कि पेस सेटर कौन सा है इनमें से, तो AB नोड को याद रखना है। पेस सेटर जो होता है वो दोनों निलयों के बीच में होता है, और जो पेस मेकर होता है वो आपको दाएं अलिंद में देखने को मिलता है, ठीक है। कृत्रिम पेसमेकर, बहुत लोगों में कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, तो याद रखिएगा कृत्रिम पेसमेकर जो है ये लिथियम का बना होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। इसको चलाने के लिए कृत्रिम इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। कृत्रिम पेसमेकर की बैटरी लिथियम की बनी होती है, कृत्रिम पेसमेकर की जो बैटरी है वो लिथियम की बनी होती है, ठीक है। अब बात आ गई है ब्लड प्रेशर की, आइए देख लेते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर सामान्य कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है। अब 120 को क्या बोला जाता है, 120 को बोला जाता है सिस्टोलिक और 80 को बोला जाता है डायासिस्टोलिक। तो याद रखिएगा सिस्टोलिक अपान डायासिस्टोलिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बीपी को जो नापते हैं वो किस से नापते हैं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टोलिक होता है और डायासिस्टोलिक होता है ये होता क्या है। सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है उस पर हार्ट क्या है हमारा, वो सिकुड़ता है, ठीक है।
और जब हार्ट सिकुड़ेगा तो उससे क्या होगा, जो इसमें ब्लड है वो बाहर निकलेगा। तो सिस्टोलिक जो प्रेशर आता है ये हार्ट के सिकुड़ने पर जो दाब पड़ता है उसका प्रेशर आता है। और डायास्टोलिक क्या है कि यहाँ पे जो हमारा हृदय है वो रिलैक्स मोड में आता है। तो सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक ये ज़रूर आपको याद रखना है। और सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक के बीच में ये आपको देखने को मिलता है, जो अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे सिस्टोलिक में कितना समय लगता है, सिस्टोलिक में लगता है समय 0.3 सेकेंड का और डायासिस्टोलिक में समय लगता है 0.5 सेकेंड का, ठीक है। तो 0.5 सेकेंड और 0.3 सेकेंड मतलब एक सिस्टोलिक और एक डायासिस्टोलिक में कुल मिलाकर 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अब यहीं पे एक प्रश्न आता है कि क्या हमारा हृदय कभी आराम करता है? तो एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड लग रहा है, तो आराम ये कब करता है? ये आराम तब करता है जब आप देखते हो एक में लग रहा है 0.3 सेकेंड, एक में लग रहा है 0.5 सेकेंड। इनका जो अंतर आता है वो कितना आता है, 0.2 सेकेंड। तो हमारा जो हृदय है एक हार्ट बीट कंप्लीट होने पर 0.2 सेकेंड तक आराम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक हार्मोन है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, याद रखिएगा। वैसोप्रेसिन जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। मस्तिष्क का जो भाग हमारा बीपी को नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, हालांकि अभी इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। हृदय कितनी बार धड़कता है? वयस्कों में ये 72 टाइम्स धड़कता है, बच्चों में ये 120 से 150 बार, एथलीट में 60 से 62 बार प्रति मिनट धड़कता है। अब बात हो रही है अस्थियों की, आइए देख लेते हैं अस्थियों के बारे में। अस्थियां या बोन के बारे में बात हो रही है। आप जानते हैं कैल्शियम प्लस फास्फोरस की ये बनी होती हैं। कंकाल तंत्र की बात करें तो जीवों के शरीर के ढांचे का निर्माण ये करते हैं और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा भी ये करते हैं। कुल मिलाकर 206 हड्डियों से मिलकर ये बना होता है कंकाल तंत्र। इसके दो प्रकार आप देखने को पाते हैं। पहला है अक्षीय कंकाल तंत्र या एक्सिल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है उपांगीय कंकाल तंत्र जिसको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो दो प्रकार से ये आपको देखने को मिलता है। फिर बात आती है अक्षीय कंकाल तंत्र की। अक्षीय कंकाल तंत्र, इसको ध्यान से सुनना है। अक्षीय कंकाल तंत्र की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे कुल 80 बोन आपको देखने को मिलते हैं, 80 हड्डियाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात आती है क्रैनियम की। क्रैनियम जो होता है ये 8 हड्डियाँ होती हैं और इनसे हमारे सिर के ऊपरी ढांचे का निर्माण होता है क्रैनियम से। कान हमारा होता है, यहाँ पे 6 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख रूप से याद रखना है जैसे इनकस, मैलिकस और स्टेपीज। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, ये आपको पता होना चाहिए। फेस जो हमारा है वो 14 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। फिर बात आती है गले की, थ्रोट बोन की बात आती है तो यहाँ पे 1 हड्डी देखने को मिलती है। इसके बाद ये पसलियाँ आती हैं। पसलियों की जब बात करते हैं तो कुल 24 पसलियाँ देखने को मिलती हैं हमारे शरीर में और इन पसलियों के बीच में एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनम। ये दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाने वाली एक हड्डी है, ठीक है। फिर रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी में कुल 26 देखने को मिलते हैं, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी का जो वर्गीकरण है उसको भी अभी हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि बच्चों में रीढ़ में 33 हड्डियाँ होती हैं और वयस्कों में 26 हड्डियाँ होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है इसका वर्गीकरण क्या है, आइए देख लेते हैं। रीढ़ की हड्डी का जो वर्गीकरण है, पहले 1 से 7 को क्या बोलते हैं, वर्टेब्री बोलते हैं या इसी को बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। 8 से 19 को क्या बोलते हैं, थोरोसिस स्पाइन। 20 से 24 को क्या बोलते हैं, लम्ब्रेज स्पाइन। और 25 को क्या बोलते हैं, सैकम। 26वें को क्या बोलते हैं, कॉकेक्स। तो ये रीढ़ की हड्डी का वर्गीकरण है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद बात आती है उपांगीय कंकाल तंत्र की, ठीक है। उपांगीय कंकाल तंत्र की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे कुल 126 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। 126 बोन आपको देखने को मिलते हैं। 126 में यदि हम बात करें, 60 हाथ में, 60 पैरों में, 4 अंश मेखला और 2 श्रोणी मेखला में देखने को मिलती हैं, ठीक है। दोनों पैर और दोनों हाथों को मिला के 60-60 की बात हो रही है और 4 अंश मेखला में और 2 श्रोणी मेखला में आपको देखने को मिलती है। अब जैसे हाथ की हम बात कर रहे थे तो हाथ में दोनों में बटी होती हैं 30-30। अब एक में हमें 30 देखना है, कैसे होता है। सबसे पहले
ये मान लो हाथ का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कुछ इस तरह से ये आपके हाथ का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो सबसे आप कह सकते हो जो हमारे हाथ की ये वाली भुजा वाली हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमरस। 2 हड्डियाँ यहाँ पे होती हैं। फिर इसके बाद ये वाले जो हड्डियाँ हमारी होती हैं इसको हम बोलते हैं रेडियस। यहाँ पे 2 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद जब अंगुलियों पे हम आ जाते हैं पंजों में, तो इसको बोलते हैं फैलेंजेस, और यहाँ पे 28 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा दोनों को मिला करके हम बात कर रहे हैं, इन दोनों को मिला करके हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद अल्ना देखने को मिलता है, अल्ना 2 होती हैं। फिर इसके बाद मेटाकार्पल्स देखने को मिलता है, ये 10 होती हैं, और कार्पल्स जो हैं ये 16 होती हैं। तो ये आपको अलग अलग नाम दिए हैं, इनके अलग अलग ये पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जैसे हमने बताया ह्यूमरस, ये दोनों हाथों को मिला के बताया, दाहिने में भी 1 और बाएं में 1, 2। इसी तरह से रेडियस दाएं में 1, बाएं में 1, 2। इसी तरह से फैलेंजेस 14 में 1, 14 में 1, 28। इसकी बात हो रही, नहीं तो आप 1 में समझ लो। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, तो इनकी हड्डियों के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हड्डी कितनी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जब पैर की बात करते हैं, यहाँ पे जब पैर की बात करते हैं तो फीमर दोनों पैरों को मिलाकर 2 होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके बाद पटेला, पटेला भी दोनों पैरों को मिला करके 2 होती है, जो घुटना हमारा होता है। फिर टिबिया होता है उसी के नीचे, टिबिया भी दोनों पैरों को मिला के 2 होती है। फेबुला होता है, फेबुला भी दोनों पैरों को मिला के 2 होता है, और ये सबसे पतला होता है। इसके बाद फैलेंजेस, जब अंगुलियों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 28 आपको देखने को मिलती है। फिर मेटा टॉर्सल्स, ये 10 देखने को मिलते हैं दोनों पैरों को मिला के, और टॉर्सल्स दोनों पैरों को मिला के 14 देखने को मिलते हैं। तो ये हड्डियों की टोटल संख्या है कि भैया हाथों और पैरों में आपको 60 हड्डियाँ दोनों हाथों दोनों पैरों की देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात आ गई बोन की। बोन की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। तो आप जानते हैं बोन एक प्रकार का ऊतक है जो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे बोन में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रियोसाइट और ऑस्ट्रियोक्लास्ट। अब यह कोशिका का निर्माण करती है। ऑस्ट्रियोसाइट की बात करें तो यह कोशिका का निर्माण करती है, और ऑस्ट्रियोक्लास्ट की बात करें तो यह कोशिका हड्डियों की मरम्मत करती है। ये आपको पता होना चाहिए। बोन की जब आप बात कर रहे हो तो बोन शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। यह कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और इसमें ओसिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। बोन मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। वसा का संचय हड्डियों में पाए जाने वाले एडिपोज टिश्यू में होता है। चेहरे पे जो पाई जाने वाली हड्डियां हैं वो सब, उनमें सबसे बड़ी जो होती है उसको बोलते हैं मैक्सिला। सबसे मजबूत जो है वो हमारे जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो फीमर है। सबसे पतला है फेबुला, और ऐसी हड्डी जो मूव नहीं कर सकती है उसको बोलते हैं पटेला या मैंडिबल। मैंडिबल या पटेला ऐसी हड्डियां हैं जो मूव नहीं कर सकती हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? रीढ़ की होती है, जिसको रीढ़ की हड्डी कौन सी होती है? जिसको बोलते हैं लुम्बर। लुम्बर सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है, और सबसे भारी होती है फीमर। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है जोड़ की। जोड़ की बात आती है, ज्वाइंट की बात आती है। तो ज्वाइंट आप जानते हैं कनेक्शन बिटवीन 2 बोन। तो अस्थि से अस्थि का जो जोड़ मतलब बोन टू बोन, या अस्थि से उपास्थि का जोड़ मतलब बोन टू कार्टिलेज। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकार इनकी बात करें तो पहला प्रकार आता है फेब्रुअस ज्वाइंट, दूसरा है कार्टिलेजस ज्वाइंट, और तीसरा है सिनोविकल ज्वाइंट। ठीक है, अब इसमें देखें तो कार्टिलेजस ज्वाइंट में यदि हम बात करें तो कम गति करने वाला ये होता है। सिनोविकल ज्वाइंट की बात करें तो ये गति करने वाला होता है, जैसे कि बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होते हैं वो इसके प्रकार में आते हैं। इसमें आपको एक ज्वाइंट देखना है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या है? ये एक ही दिशा में गति करता है। हिंज ज्वाइंट एक ही दिशा में गति करता है, जैसे कोहनी का जोड़ हो गया, अंगुलियों का जोड़ हो गया, घुटनों का जोड़ हो गया, ये एक ही दिशा में मूवमेंट करते हैं। इनको हम बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। ठीक है, फिर पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं तो ये गर्दन में होता है। इसके बाद ग्लाइडिंग बोलते हैं तो वेस्ट ज्वाइंट होता है, रिस्ट ज्वाइंट होता है। ठीक है, सैडल ज्वाइंट की बात करें तो कॉर्पल्स या मेटाकॉर्पल्स में आपको देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंगूठे का जो जोड़ होता है वहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होता है, तो वहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, वहाँ पे जो जोड़ है उसको बोलते हैं एलिप्सॉइड ज्वाइंट। ये अंगूठे के जोड़ को कहते हैं
ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले नर्व सिस्टम की हम बात करते हैं तो नर्व सिस्टम की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको बता दें कि ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय यही करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की बात हो रही है तो याद रखना है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग और शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय जो है यही करता है। इसमें यदि हम बॉडी एक्टिविटीज़ की बात करें तो क्या करता है, बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी जो है ये सूचनाओं को स्थानांतरित करता है। अब तंत्रिका तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। पहला है सेंट्रल नर्व सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है पेरिफेरल नर्व सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र आपको देखने को मिलते हैं। हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में बटा होता है। पहला ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में बटा होता है। ब्रेन तीन भागों में बटा होता है। स्पाइनल कार्ड की यदि हम बात करें तो इसका कार्य क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना शरीर से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर तक। अब आइए ब्रेन के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ब्रेन से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। ब्रेन हमने देखा तो ब्रेन हमारा जो है ये तीन भागों में बटा होता है। कौन कौन से तीन भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, तीन भागों में हमारा ब्रेन बटा होता है। अग्र मस्तिष्क की यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये दो भागों में बटा होता है। पहला आता है आपका सेरिब्रम और दूसरा आपका आता है डाइनसेफेलॉन। ठीक है, सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन आपको देखने को मिलता है। सेरिब्रम की जब बात करते हैं तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, बुद्धिमत्ता चेतना शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है, स्मरण शक्ति के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, बुद्धिमत्ता चेतना शक्ति स्मरण शक्ति के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग आता है डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन की बात करें तो ये पुनः दो भागों में बटा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का क्या कार्य है, ये दर्द ठंड गर्म का हमें एहसास कराता है। हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है, ये भूख प्यास ताप घृणा प्यार जैसी भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। दूसरा प्रकार आपका आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो यह भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन, कार्बोरा क्वाड्रिजेमिनी और कार्बोरा पेंडिसेल। और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क जो हमारा होता है ये दृश्य शक्ति श्रवण शक्ति से संबंधित है। दृश्य शक्ति और श्रवण शक्ति को ये नियंत्रित करता है। फिर बात आती है पश्चिम मस्तिष्क की। पश्चिम मस्तिष्क की जब बात करते हैं तो इसमें आता है सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लोंगेटा और पोंस बैरोल। अब इसमें याद रखना है कि जो सेरिबेलम होता है ये शरीर में संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर में संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कोई व्यक्ति नशे में है तो डिस्टर्ब क्या होता है, वहाँ पे सेरिबेलम डिस्टर्ब होता है जिससे उसके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। मेंडुला ऑब्लोंगेटा की यदि हम बात करते हैं तो ये अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। और पोंस बैरोल की बात करते हैं तो ये श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क की जितनी चर्चा थी वो मस्तिष्क की चर्चा आपकी समाप्त हो गई। कुछ फैक्ट और हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे मस्तिष्क यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चारों तरफ से घिरा किससे होता है, तो अभी हमने देखा था कि क्रैनियम से घिरा होता है। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क का जो वजन होता है नर में 1450 ग्राम और मादा में 1350 ग्राम देखने को मिलता है। मस्तिष्क के सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है वो सोडियम है। मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम पाया जाता है। और एक चीज़ यह भी है कि प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में लगभग 70 से 80 हज़ार विचार आते हैं। ऐसा रिसर्च है कि हमारे मस्तिष्क में प्रतिदिन 70 से आप कह सकते हैं 80 हज़ार विचार आते हैं, लेकिन इनमें से 90% जो विचार होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। सिर्फ 10% जो विचार आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, सकारात्मक आते हैं। पूरे शरीर का लगभग 20% ग्लूकोज व ऑक्सीजन मस्तिष्क में पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। इसमें रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है।
इनकी कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं और इसमें रीजनरेशन पावर बहुत कम देखने को मिलती है। मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे ये ब्रेन है तो इसमें आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पाया मैटर, दूसरा स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो है ऑर्चिन्यूड, और तीसरा जो देखने को मिलता है वो है ड्यूरा मैटर। मस्तिष्क आवरण ये आपको देखने को मिलता है। ब्रेन को 3 आवरण घेरे रहते हैं और तीनों आवरण ये आपके हैं पाया मैटर, ऑर्चिन्यूड और ड्यूरा मैटर। ये तीनों आवरण जो हैं ये मस्तिष्क को घेरे रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क में और क्या पढ़ना है। अब सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में पढ़ना है। सभी जितने भाग हमने देखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है। सेरिब्रम की जब बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, चेतना शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे 4 लोब पाए जाते हैं, मतलब 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन? फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। 4 लोब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी में से एक हिप्पोकैम्पस भी इन्हीं में से एक पाया जाता है। अब ये जो लोब हैं, अलग अलग जो भाग हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ओसिपिटल लोब या टेम्पोरल लोब, इनके अलग अलग कार्य हैं, इनको भी हम समझते हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब की बात हम करते हैं। फ्रंटल लोब की जब हम बात करते हैं तो फ्रंटल लोब का काम है इमेजिनेशन का कार्य। जो हम इमेजिनेशन का कार्य करते हैं उसमें फ्रंटल लोब जिम्मेदार होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो विचार आता है कौन देता है? फ्रंटल लोब देता है। डिसीजन मेकिंग कौन देता है? फ्रंटल लोब। विल पावर कौन देता है? फ्रंटल लोब देता है। क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार कौन है? फ्रंटल लोब जिम्मेदार है। और ये भी आपको याद रखना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रंटल लोब जिम्मेदार है। फिर इसके बाद बात आता है पैरिटल लोब। इसमें विशेष रूप से लॉजिकल रीजनिंग हो गई, मैथ और कैलकुलेशन की जो क्षमता हो गई, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। तीसरा आपका आता है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब की जब बात करते हैं तो विजुअल सेंसरी ऑर्गन के लिए ये जिम्मेदार होता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के लिए ये जिम्मेदार होता है। अगला आ गया इसका चौथा भाग टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का मतलब हो गया ड्रीम फॉर्मेशन। ड्रीम फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। सुनने वाला संवेदना सेंस के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस के बारे में हमने पढ़ा ही था कि भैया हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन इसको कहा जाता है। इमेज प्लस ड्रीम को ये स्टोर करता है। तो हिप्पोकैम्पस क्या है? हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन, और ये स्टोर करता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क हमने 2 भाग देखे थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस में देखने को मिलता है कि 3 संवेदी अंगों को ये नियंत्रित करता है। स्किन, नोज और टंग को ये नियंत्रित करता है। मतलब गर्म ठंड, दर्द का एहसास, गंध का एहसास और स्वाद का एहसास के लिए जो जिम्मेदार है वो है थैलेमस। हाइपोथैलेमस की जब बात करते हैं तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, इमोशन के लिए ये जिम्मेदार है। इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। फिर बात आती है मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो 2 भाग देखने को मिलते हैं। पहला है कार्बोरा क्वाड्रिजेमिनी, दूसरा देखने को मिलता है कार्बोरा पेंडिसेल। अब इसमें देखने को मिलता है कि इसको 6वीं इंद्रिय भी कहा जाता है। यह केवल कान व आँख को नियंत्रित करता है। आँख के लिए देखने की ताकत प्रदान करता है और कान को श्रवण शक्ति प्रदान करता है। तो मध्य मस्तिष्क के बारे में इतना याद रखना है कि ये 6वीं इंद्रिय हमारी है। ठीक है, 6वीं इंद्रिय इसको कहा जाता है। इसके बाद बात आती है पोस्ट मस्तिष्क की, जिसमें सेरिबेलम आपको याद रखना है। तो इसको बोलते हैं नोन एज लिटिल ब्रेन, छोटा मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में जिम्मेदार होता है। ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, मांसपेशियों में गति के लिए जिम्मेदार होता है। बोलने की क्षमता के लिए ये जिम्मेदार होता है। अब इसमें दूसरा जो आपने पढ़ा था पोस्ट मस्तिष्क में वो था मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं, जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया और रक्त परिसंचरण हो गया, इन सब के लिए जो जिम्मेदार है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। और इसके बाद तीसरा आपको देखने को मिलता है पोन्स। पोन्स क्या करता है? पोन्स जो है पोस्ट मस्तिष्क का तीसरा भाग, पोन्स क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो कार्य है, अनैच्छिक क्रियाओं को संचालित करने का जो कार्य है उसमें मदद करता है। मतलब बॉडी टू ब्रेन कम्युनिकेशन में मदद करता है, सूचनाओं का ये आदान प्रदान करता है। तो ये मस्तिष्क की जो चर्चा थी वो समाप्त हुई। मस्तिष्क के बाद फिर हम
तंत्रिका तंत्र के दूसरे भाग मेरुरज्जु की बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में आपको याद रखना है कि ये प्रतिवर्ती क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। गर्म तवे पर जैसे आप हाथ रखते हो तो आप तेज़ी से हाथ क्यों हटाते हो? जैसे कोई गर्म सतह है, अचानक टच कर गई तो हमारा हाथ तुरंत वहाँ से मूव कर जाता है, हट जाता है बिना हमारे चाहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप देखते हैं कि उसका नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला ऑब्लोंगेटा तो अभी आपने पढ़ा, वो अलग हो गया, लेकिन इसका नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु इसका नियंत्रण करता है। हालांकि ये जो हाथ हट रहा है ये भी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे इसका जो नियंत्रण है वो आपका मेरुरज्जु कर रहा है। ठीक है। तंत्रिकाओं की जब बात करते हैं तो दो प्रकार से देखने को मिलता है। पहला है कार्नियल नर्व्स और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। कार्नियल नर्व्स में 12 होती हैं और स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या होती है वो 31 होती है। अब यहाँ पे मस्तिष्क की संरचना को आप देख रहे हैं, ये मस्तिष्क की संरचना आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। मस्तिष्क की संरचना में देख रहे होंगे सेरिब्रम, मिड ब्रेन, डाइनसिफेलॉन, सेरिब्रम, सेरिबेलम और पॉन्स, साथ ही साथ मेंडुला ऑब्लोंगेटा, और ये आपका हो गया मेरुरज्जु। तो इस प्रकार से आपको एक संरचना रफली देखने को मिलती है। अब आइए इसमें जो तंत्रिका कोशिका है उसकी संरचना को हम देख लेते हैं। ये आपकी तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन्स की ये संरचना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं निसेंस ग्रेनुअल्स, और ये है आपका है डेंड्रॉन, और ये होता है साइटोन, और इसको आप बोलते हैं, ये जो लाइन खींची गई इसको बोलते हैं एक्सॉन। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिनॉप्टिक नॉब देखने को मिलता है, जो कि 3 भागों में बटा होता है, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। स्पेस को नोड ऑफ रेबिनवियर कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस संरचना में बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लो आप कि जो सिनॉप्टिक नॉब होता है वो 3 भागों में बटा होता है, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन में। ठीक है। बाकी ये आपसे कहीं स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। अब बात आ रही है अंतःस्रावी तंत्र की। ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र की चर्चा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। चलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को अब देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले आपको पता होगा ग्रंथि क्या होती है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। ग्रंथि की जब हम बात करते हैं मतलब जो तरल पदार्थों का स्राव करते हैं उनको हम ग्रंथि कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। जो तरल पदार्थों का स्राव करते हैं उनको हम ग्रंथि कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, दूसरे होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथ को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और अंतःस्रावी ग्रंथ को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है या जो बहिर्स्रावी ग्रंथ है उसके बारे में यदि हम बात करें तो ये नलिका युक्त होता है। ठीक है। नलिका युक्त होता है, और एंजाइम या सलाइवा या आप कह सकते हैं स्वेट या पसीना जिसको आप कहते हैं, दुग्ध इत्यादि का जो स्राव होता है वो इनसे होता है। ठीक है। और जब अंतःस्रावी हम ग्रंथियों की बात करते हैं ये नलिका विहीन होते हैं और ये हार्मोन का स्राव करते हैं। हार्मोन को ब्लड में स्रावित करता है, वहीं से परिवहन होता है, क्योंकि इससे नलिका आप कह सकते हो नहीं पाई जाती। इसमें नलिका नहीं पाई जाती है तो इससे विशेष रूप से हार्मोन का स्राव होता है। और जब नलिका नहीं पाई जाती है तो हार्मोन का स्राव कैसे होता है? रक्त के माध्यम से हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है। तो 2 प्रकार के हमने देख लिया, बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी। अब एक होती है मिश्रित ग्रंथि, जैसे हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसमें लैंगरहैंस की द्वितीयकाएँ भी पाई जाती हैं। ठीक है। द्वितीयकाएँ भी पाई जाती हैं, और यह 3 सेल अपने पास रखती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये हमने पिछले क्लास में बताया था। अब यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि अल्फ़ा सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका क्या नाम है? तो अल्फ़ा सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है ग्लूकागोन। ठीक है। ग्लूकागोन जो है वो अल्फ़ा सेल से स्रावित होता है। बीटा सेल से जो स्रावित होता है उसको बोलते हैं इंसुलिन, और गामा सेल से जो स्रावित होता है उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन।
ठीक है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। इस पे प्रश्न बनते हैं कि अल्फा सेल से किस हार्मोन का स्राव होता है, बीटा सेल से किस हार्मोन का स्राव होता है और गामा सेल से किस हार्मोन का स्राव होता है। इनका कार्य क्या होता है। इंसुलिन के कार्य के बारे में यदि हम बात करें तो इंसुलिन का कार्य ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में ये संचित कराता है। मानव में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका ब्रेन हो गया। ब्रेन में दो ग्रंथि देखने को मिल रही हैं, एक पीयूष ग्रंथि और दूसरा देखने को मिल रहा है पिनियल ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि, ये दो ग्रंथि आपने देखा ब्रेन में। इसके बाद फिर जैसे और नीचे आते हैं, ठीक है, तो गले के पास आपको देखने को मिलता है थायराइड ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखने को मिलता है पैराथायराइड ग्रंथ। उसके और नीचे आते हैं तो चेस्ट पे आपको देखने को मिलता है थाइमस ग्रंथ। थाइमस ग्रंथ के और नीचे आते हैं तो आपका ये हो गया किडनी, और किडनी के ऊपर जो अधिवृक्क होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है अधिवृक्क ग्रंथि। इसके बाद अग्नाशय में आपको अग्नाशय देखने को मिलता है, नर जननांग। इसके बाद आप और नीचे आते हैं शरीर में, ठीक है, तो नर जननांग आप देखते हैं। इसके बाद फिर ये आपका हो गया मादा जननांग का चित्र हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा मानव शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये सभी के सभी जो हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। उपरोक्त ग्रंथियों द्वारा कोई ना कोई हार्मोन्स जो है वो स्रावित होता है। अब एक एक करके इन सभी को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पीयूष ग्रंथ से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोनों में सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है बेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिक और गोनेडोट्रोपिक। ये हार्मोन जो हैं थायरोट्रोपिक, मिलियोसाइटिक, प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन, ये सभी के सभी हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अब सिर्फ इतना जानने से काम नहीं चलेगा, एक एक हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात, पीयूष ग्रंथि होता क्या है, तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा आप कह सकते हैं दूसरा सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। यह निम्नलिखित हार्मोन्स को स्रावित करता है। अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले वैसोप्रेसिन के बारे में हम देखते हैं। वैसोप्रेसिन की जब हम बात करते हैं, इसी को हम बोलते हैं मूत्र रोधी हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे यदि वैसोप्रेसिन की कमी हो जाए या कम स्रावित हो शरीर में तो जल का असंतुलन हमारे शरीर में हो जाता है। इसकी कमी से बार बार मूत्र विसर्जन होता है और निर्जलीकरण हो जाता है। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं इसको, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना है। तो याद रखिएगा, वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना, ठीक है। अगला हार्मोन आपका आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसे वर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। यह जन्म को आसान बनाता है, लेबर पेन जो होता है उसका एहसास कराता है। यह दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। इसको लब हार्मोन भी कहा जाता है। माँ और नवजात शिशु के संदर्भ में इसको लब हार्मोन भी कहा जाता है। तो बर्थ हार्मोन, लब हार्मोन, लेबर पेन कराने वाला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बाद फिर अगला आता है सोमेटोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बारे में आपको बता दें कि इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इसकी कमी से शरीर बौना हो जाता है और इसकी अधिकता यदि हो जाए तो भीमकायता की समस्या आपको देखने को मिलती है, शरीर बहुत बड़े आकार में बढ़ जाता है। अगला है गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, याद रखिएगा ये क्या काम करता है, ये प्रजनन अंगों में वृद्धि में मदद करता है। गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है मुख्य रूप से प्रजनन अंगों में वृद्धि करता है और यह नर युग्मक और मादा युग्मक के वृद्धि में मदद करता है। याद रखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के
में वृद्धि करता है ये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा एड्रीनोकार्टियोट्रोपिक स्टिमुलेटिक हार्मोन। यह अधिवृक्क ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कुछ नहीं याद रखना है, इसको याद रखना है। थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। सिंपल से है, नाम से ही स्पष्ट है। अगला जो हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है उसमें आता है मेलेनोसाइट्रिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह मेलानिन वर्णक को त्वचा में फैलाकर त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। मेलानिन यदि ज़्यादा हो जाता है तो त्वचा काली, मेलानिन कम तो त्वचा गोरी, और मेलानिन यदि नहीं होता है तो रंजकहीनता या एल्बिनिज्म नामक रोग आपको देखने को मिलता है। अगला है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये दुग्ध उत्पादन में मदद करता है। रिलैक्सिंग हार्मोन क्या है? ये बच्चे के जन्म को आसान बनाता है। यह यूट्रस को सिकोड़ता व फैलाता है, उसके लिए जो जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन थे ये पीयूष ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन थे। इनके बारे में पूछा जाता है, इनको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद बात आती है पिनियल ग्रंथ की। पिनियल ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाई जाती है और इसे मेटाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इससे जो है वो मेटाटोनिन नामक एक हार्मोन स्रावित होता है। इसे हार्मोन ऑफ डार्कनेस ऑफ और नाइट हार्मोन कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे डार्कनेस हार्मोन ऑफ डार्कनेस या नाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो यही है। यह तंत्रिका कोशिका की रिकवरी भी करता है और इसे जैविक घड़ी कहा जाता है। इसकी कमी से अनिद्रा नामक रोग होता है। तो पिनियल ग्रंथ से जो स्रावित हार्मोन है मेलाटोनिन, विशेष रूप से ये सोने जागने की जो हमारी क्रिया है उसको नियंत्रित करता है। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथ से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? थायराइड ग्रंथि आप जानते हैं गले के हिस्से में है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। इसकी कमी यदि हो जाए तो एक रोग देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म या जड़ वामनता, जिसमें शरीर की वृद्धि होती है लेकिन मस्तिष्क उतना विकसित नहीं देखने को मिलता है। या आपको मिक्सोडर्मा नामक रोग हो जाता है, हाशीमोटो नामक रोग आपको देखने को मिलता है, सामान्य घेघा रोग भी इसकी कमी से देखने को मिलता है। तो इसमें कई सारे रोग इसकी कमी से होते हैं। यह गले के क्षेत्र में श्वास नली के दोनों तरफ पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से किसी तालाब में मेढक का लार्वा या टैडपोल जो होते हैं वो वयस्क मेढक नहीं बन पाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसकी कमी से क्रेटिनिज्म या जड़ वामनता, मिक्सोडर्मा, ठीक है, मिक्सोडेमा और हाशीमोटो सामान्य घेघा रोग जैसी समस्याएं थायराइड ग्रंथि में स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथ से आप याद रखिएगा कि इससे एक पैराथार्मोन कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। पैराथार्मोन कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है और यह हार्मोन रक्त और अस्थियों में कैल्शियम और फास्फेट की कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा है उसका संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और इसकी यदि कमी हो जाए तो ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है जिससे हड्डियां हमारी क्षरित होने लगती हैं। इसको बताएं। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि हमने देखा था कि भाई चेस्ट में पाया जाता है और ये थाइमोसिन हार्मोन को स्रावित करता है। बच्चों में ये क्रियाशील होता है, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसे जैसे वयस्क ओल्ड एज में आते हैं या समाप्त हो जाता है। बच्चों में लिम्फोसाइट का ये निर्माण करता है या एंटीबॉडी बनाता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण करने वाला जो हार्मोन है वो है थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन विशेष रूप से बच्चों में होता है और लिम्फोसाइट आप जानते हैं ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। ओल्ड एज में थाइमोसिन का कार्य WBC करने लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से? पहला है एड्रिनेलिन और दूसरा है नॉर एड्रिनेलिन। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो इसको बोला जाता है आपातकालीन हार्मोन, फाइट, फियर और फ्लाइट। ठीक है,
फाइट, फियर और फ्लाइट हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन है। यह हार्मोन संकट के समय हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं या केवल खतरे के समय ही स्रावित होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको हम बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन, और यह सिर्फ संकट के समय ही उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ से आपको देखने को मिलता है कुछ और हार्मोन स्रावित होते हैं, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोकार कार्टियोकॉइड्स, और इसके बाद आपको अगला देखने को मिल रहा है मिनरलो कार्टियोकॉइड्स और एड्रोलोएस्टेरिनो। तो ये सब उतने महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ये महत्वपूर्ण था, इसको आपने देख लिया। इसके बाद बात आती है अग्नाशय की। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। आपने देखा था कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ यहाँ पे पाई जाती हैं। अल्फ़ा, बीटा और गामा सेल आपने देखा था, और तीनों से आपने कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं इसको आपने पूर्व में देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि इंसुलिन जो कि बीटा सेल से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी रोग को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस मतलब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। दो प्रकार का ये होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में इसमें इंसुलिन का स्राव नहीं होता, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ इसको कहा जाता है। इंसुलिन इसमें बाहर से लेना पड़ता है, इसका आनुवांशिक आधार भी हो सकता है, कम उम्र में भी यह देखने को मिलता है टाइप 1। टाइप 2 की बात करते हैं तो इसमें इंसुलिन का निर्माण होता है लेकिन बहुत कम निर्माण होता है, इंसुलिन का स्राव भी कम होता है, और इसे इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। जीवन शैली में बदलाव के कारण यह बीमारी होती है। इस तरह की बीमारी लगभग 40 वर्ष के बाद देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगला आ गया गोनेड्स या जनन। ठीक है, इसके अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक आते हैं, अभी हमने पढ़ा था। नर युग्मक, इसमें एक नाम है जिसका नाम है वृषण या टेस्टिस। यह नर का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नर लैंगिक हार्मोन का जो स्राव होता है वो वृषण द्वारा होता है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो यदि आपसे पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है, तो याद रखिएगा कि ये नर लैंगिक हार्मोन है। नर की लैंगिक परिपक्वता के लिए ये जिम्मेदार होता है, नर की लैंगिक परिपक्वता के लिए ये जिम्मेदार होता है। दूसरा आता है ओवरीज की बात, अंडाशय की बात। तो यहाँ पे एग का निर्माण होता है। यहाँ पे जो हार्मोन हैं, दो प्रकार के हार्मोन आपको देखने को मिलते हैं। पहला है एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, मादा के लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है, मासिक धर्म को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये गर्भधारण करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसको गर्भ हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये दोनों हार्मोन पता होना चाहिए, कौन से नर हार्मोन है, कौन से मादा हार्मोन है। ठीक है, ये प्रश्न में बहुत बार देखने को आपको मिल जाता है। मादा के शरीर में प्लेजेंटा होता है जो गर्भधारण के समय ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक का स्राव करता है। रक्त व यूरिन से जो महिला के गर्भधारण की जानकारी मिलती है, कैसे पता चलता है, क्योंकि उसमें वही HCG नामक हार्मोन जो है स्रावित होता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन क्रोनियो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो इसी से आपसे रक्त, या आप कह सकते हैं रक्त के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से गर्भधारण की जानकारी मिलती है, तो क्योंकि उसमें HCG नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब बात हम कर लेते हैं प्रजनन तंत्र की। प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। दो प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन मतलब जिसमें शुक्राणु व अंडाणु भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन मतलब जिसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते, केवल एकल जनन से बच्चे की जो या जीव की जो है वो उत्पत्ति होती है। लैंगिक प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक लैंगिक प्रजनन और बाह्य लैंगिक प्रजनन। अब सबसे पहले आंतरिक लैंगिक प्रजनन को हम देख लेते हैं। आंतरिक लैंगिक प्रजनन को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये है नर युग्मक जहाँ पे शुक्राणु होता है, और एक होता है मादा युग्मक जहाँ से अंडाणु निकलता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मादा जनन अंग है, अभी आपने देखा था एक चित्र के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि शुक्राणु जो है यहाँ पे प्रवेश करता है,
शुक्राणु, और शुक्राणु ये बढ़ता किधर है, ये बढ़ता है आपके फैलोपियन ट्यूब में। इस पूरे ट्यूब को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के दोनों तरफ एक आप कह सकते हो अंडाशय होता है जहाँ से एग रिलीज होता है, ठीक है, दोनों तरफ होता है। तो ये जो शुक्राणु है ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता है, और जब फैलोपियन ट्यूब की तरफ ये बढ़ता है तो फैलोपियन ट्यूब में ही यहाँ से एक एग निकलता है, और ये जाके दोनों निषेचित होते हैं यहाँ पे। और जब ये निषेचित होते हैं, नर युग्मक व मादा युग्मक के निषेचन की जो क्रिया है, जब ये निषेचित होते हैं तब ये जाइगोट का निर्माण करते हैं, और जाइगोट फिर डेवलप होकर एम्ब्रियो या भ्रूण के रूप में विकसित होता है, और भ्रूण आगे चलकर बेबी के रूप में विकसित होता है। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो कि भैया ये जो शुक्राणु है इधर ही क्यों मूव कर रहे हैं, इधर भी मूव करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक माह यदि एग इधर से रिलीज हो रहा है दाईं तरफ से, तो एक माह में बाईं तरफ से रिलीज हो, मतलब अल्टरनेट माह में एग एक बार दाईं तरफ से एक बार बाईं तरफ से फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। इसीलिए जिस तरफ से एग रिलीज होगा उसी तरफ वो आपका बढ़ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी की जो प्रक्रिया है वो मादा शरीर के अंदर संपन्न हो रही है, इसलिए इसे आंतरिक लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। इसके बाद बात आता है बाह्य लैंगिक प्रजनन। बाह्य लैंगिक प्रजनन जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल आप बहुत चर्चा में है, सुना होगा आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बाह्य लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था लुइस ब्राउन। भारत में जो पहला बच्चा पैदा हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबी से, उसका नाम था दुर्गा, ये आपको पता होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, उसमें मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु को डाल देते हैं, फिर उस पर जो है विद्युत किरणों की बौछार करते हैं, गर्माहट उसको देते हैं जो टेम्परेचर उसके लिए आवश्यक होता है। अब इससे ये निषेचित हो जाता है, उसी ट्यूब में ही निषेचित हो जाता है, और निषेचित के होने के बाद ये जाइगोट बनाता है, और इस निषेचन की जो क्रिया है उसको बोलते हैं IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट को प्री भ्रूणीय अवस्था तक यहाँ पे बड़ा होने देते हैं, और जैसे ही ये प्री भ्रूणीय अवस्था में आ जाता है तो इसके उपरांत इसको माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, और उसी के बाद से या मान लीजिए संबंधित माता में कोई समस्या हो कि तो किसी थर्ड वुमेन के गर्भाशय में इसको डाल दिया जाता है, और इसी को आपने सुना होगा 3 पेरेंटल बेबी, ये उसी का कॉन्सेप्ट है। सेरोगेसी आपने सुना होगा, सेरोगेसी इसी को बोलते हैं। तो ये किसी थर्ड महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, और इस महिला को सेरोगेट मदर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि तीन आप कह सकते हैं कि एक नर और 2 मादा, इसमें अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलता है ज़्यादातर केसों में कि 3 लोग इसमें शामिल होते हैं, नहीं तो यदि 2 लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि ट्यूब में विकसित हो रहा है प्री भ्रूणीय अवस्था में, तो उसको हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं बाह्य लैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब इसके बाद बात आता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही जनक की भागीदारी होती है, निषेचन इसमें नहीं होता है, और संततियों में यहाँ पे विविधता नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, क्लोन हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और हैं। अब बात आती है प्लांट किंगडम की, ठीक है। अब जो जंतु जगत की चर्चा थी वो समाप्त हुई, अब पादप जगत की जो चर्चा है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। पादप जगत में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, पादप जगत में बहुत कम चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। तो पादप जगत यदि आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप कह सकते हैं आपकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आपकी सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान विषय वस्तु की वो तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इसके बाद फिर जैव विकास और अन्य चीज़ें आती हैं, वो उतना महत्व नहीं है, उसको आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं। अब प्लांट किंगडम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है जीवों के वर्गीकरण की। तो नाम आता है कैरोलस लिनियस का, और इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, या वर्गीकरण का इनको पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन या द्विजगत वर्गीकरण के बारे में बताया था, प्लांट और एनिमल, ये वर्गीकरण इन्होंने बताया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने द्विनाम पद्धति को भी प्रस्तुत किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब द्विनाम पद्धति में क्या था, द्विनाम पद्धति में आपको देखने को मिल रहा था कि एक मटर था, ठीक है। मटर, जैसे मान लीजिए मटर है तो इसका नाम क्या है, पीसम सर्टिबियम। अब इसमें देखने को मिलता था कि ये जो पीसम है ये इसका जीन था या वंश को बताता था,
और जो सर्टनम है ये इसके जाति को बताता था, स्पीसीज को बताता था। तो ये हो गया आपका द्विजगत वर्गीकरण। इनके क्लासिफिकेशन में बहुत सारी जानकारी नहीं थी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि पृथ्वी पर कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो एक कोशिकीय होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं और प्लांट और एनिमल दोनों का गुण रखती हैं। उनके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी, तो इसी में सुधार करके बाद में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर ने इसको आगे बढ़ाया और सुधार करते हुए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे पेश किया। अब R.H. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें आपको देखने को मिलता है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। ये आपको 5 वर्गीकरण देखने को मिलते हैं और इन्हीं पांचों के बारे में आगे ये चर्चा करते हैं। इसको आप किताबों से पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इसके जो उदाहरण है ना, वो उदाहरण पता होना चाहिए कि कौन से प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण हैं, कौन मोनेरा जगत के उदाहरण हैं। यदि आपको उदाहरण पता हैं तो आपको कोई भी समस्या वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो उदाहरण विशेष रूप से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो उदाहरण हैं उनको खूब अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उदाहरण के आप इस सेशन को जो है कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये इनके वर्गीकरण हैं, इस पे हम नहीं जाएंगे, इसको आप किताब से कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी ऐसे समझने वाला नहीं है, इसमें सब जो चीज़ें हैं वो याद करने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पादप प्रजनन को हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, प्लांट की यदि हम बात करते हैं तो 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में यदि हम बात करें तो फ्लावर, फ्रूट और सीड आते हैं, और वेजिटेटिव पार्ट में यदि हम बात करें तो जड़, तना और पत्तियां देखने को मिलती हैं। तो आइए इसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखते होंगे, मान लीजिए ये कोई एक फूल है, यहाँ पे आपको एक फ्लावर देखने को मिल रहा है, एक फ्लावर देखने को मिल रहा है, और ये जो है ये इसके क्या हैं, ये इसके परागकोश हैं, या इसको एंथर आप कहते हैं। ये इसके परागकोश हो गए, जिस पे ये फूल टिका होता है, इस संरचना को बोलते हैं थैलमस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो पत्ती नुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं कोरेला, पेटल्स या दलपुंज बोलते हैं। और इसी में एक संरचना होती है जो सबसे बाह्य वाली संरचना होती है, उसको बोलते हैं कैले या बाह्य दलपुंज इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये संरचना आपको देखने को मिल रही है, ये संरचना आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये होता है यज्ञ, और ये क्या होता है, ये पूरी की पूरी संरचना क्या होती है, ओवरी, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये टॉप वाला एरिया जो होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो था ये मादा जननांग का या स्त्री केसर का चित्र था। अब नर जननांग या आप कह सकते हैं पुंकेसर का जो चित्र है वो ये है कि ये भैया पराग कण होता है। ठीक है, और ये इसका फिलामेंट या तंतु होता है, और ये पराग कोश होता है, इसमें जो डाट डाट होते हैं ये पराग कोश होते हैं। तो ये नर जननांग या पुंकेसर का चित्र हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे इसको ध्यान से पढ़ते हैं। आगे क्या इसमें ध्यान से देना है कि भैया निषेचन के पहले क्या होता है, निषेचन के पहले होता है परागण। निषेचन के पहले होता है परागण, या जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की जब आप बात कर रहे हो तो आप जैसे ये देख रहे हो, ये आपका तंतु हो गया, इसको आप बोलते हो तंतु, ये आपका हो गया परागकोश, और ये आपका हो गया परागकण। ठीक है, ये परागकोश हो गया और ये आपका हो गया परागकण। और वहीं दूसरी तरफ आप ये देख रहे हो, इस संरचना में देख रहे हो। ठीक है, इस संरचना में देख रहे हो कि ये स्टाइल हो गया, ये सिग्मा हो गया और ये ओवरी हो गया। ये स्टिग्मा आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, संपूर्ण संरचना है वो मादा जननांग की। अब आपको समझना है कि परागकण का स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये जो परागकण है इसका स्टिग्मा पर पहुंचना, मादा जननांग के स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। परागण 2 प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण का मतलब होता है कि जब एक ही पुष्प में नर जननांग से परागकण किसी माध्यम से मादा जननांग के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। पुष्प यहाँ पे क्या है, सेम है, एक ही पुष्प की बात हो रही है,
एक ही पुष्प में नर जननांग से परागकण किसी भी माध्यम से मादा जननांग के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं इस क्रिया को? इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। और उपरोक्त वर्णन जो है वो स्वपरागण के ऑटोगेमी प्रकार को दर्शाता है। किस प्रकार को दर्शाता है? ये ऑटोगेमी प्रकार को दर्शाता है। एक ही पुष्प की बात हम करते हैं तो स्वपरागण होता है। अब यहाँ पे जो सेकंड प्रकार होता है, पहला तो हो गया ऑटोगेमी, सेकंड प्रकार क्या होता है कि जब एक ही पौधे में एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुँचता है, यहाँ पे पुष्प बदल गया, दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो इसे भी स्वपरागण कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार को बोलते हैं जिट्नोगैमी। ठीक है, जिट्नोगैमी इसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि एक ही पुष्प में नर जननांग से परागकण किसी भी माध्यम से मादा जननांग के, सेम पुष्प था, यहाँ पे क्या है, पौधा सेम है, पुष्प अलग अलग है, इसको भी स्वपरागण कहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को जिट्नोगैमी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण की। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प पर पहुंच जाता है जहां पौधे भी अलग होते हैं तो इसको हम बोलते हैं परपरागण और इसको हम कहते हैं एक्सोगैमी। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया, स्वपरागण और परपरागण आपको पता हो गया। अब यहाँ पे याद रखना है कुछ फैक्ट, जैसे परपरागण की जो परागण की जो क्रिया है वो निम्न कारकों द्वारा पूर्ण होती है। कौन कौन से? इसमें हवा भी जिम्मेदार है, पानी भी जिम्मेदार हैं, कीट के माध्यम से भी हो सकता है, पक्षी के माध्यम से भी हो सकता है। यदि हवा के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है, एनीमोफिली बोलते हैं यदि हवा द्वारा संपन्न होती है। यदि पानी द्वारा संपन्न होती है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। यदि कीट द्वारा संपन्न होती है तो इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। यदि चमगादड़ द्वारा ये संपन्न होती है तो इसको बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, देखो पहला हवा द्वारा हो गया एनीमोफिली, पानी द्वारा हाइड्रोफिली, कीट द्वारा एंटोमोफिली, फिर इसके बाद चमगादड़ द्वारा यदि हम बात करते हैं तो याद रखो इसको, इसका नाम है चित्राफेरेट्रोफिली, CHIRAPTERO। ठीक है, चिराफ्रेथोफिली ये बोलते हैं चमगादड़ द्वारा। पक्षी द्वारा जब बात करते हैं तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं, और जंतु द्वारा जब होता है तो इसको बोलते हैं जूफिली। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि हवा द्वारा परागण जो होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, इसको भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने अभी तक एंथर के बारे में देखा था, परागकोश, परागकण, ये सब हमने देखा था। ठीक है, हमने मादा या आप कह लें स्त्री केसर को हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक संरचना, ये जो संरचना देखने को मिल रही है यहाँ पे ये है एंटीपोडर सेल, ये है सेंट्रल न्यूक्लियाई, और ये आपका एग वाला एरिया है। ठीक है, और इसको बोलते हैं सिटरजिट, उस पर नहीं जाना है। ठीक है, अब एंथर को कट करने पे ये कैसे दिखता है? एंथर जब हम कट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से संरचना आपको देखने, मतलब परागकोश को यदि हम कट करते हैं तो कुछ इस प्रकार की ये संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें कई सारे लेयर बने होते हैं जिसमें स्पोर्स पाए जाते हैं, और परिपक्व होने पर क्या है कि ये यहाँ से बाहर आ जाते हैं। जब परिपक्व होते हैं तो कुछ इस तरह से ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब परिपक्व होकर जब ये बाहर आते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं परागकण। अब ये जब परागकण बाहर आते हैं तब आपको देखने को मिलता है कि दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है वेजिटेटिव कोशिका और एक होती है जेनेरेटिक कोशिका। ठीक है, तो एक होगी कायिक कोशिका, एक हो गया जनन कोशिका। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये जो दो भाग में ये बटा होता है, वेजिटेटिव और जेनेरेटिव। अब इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आगे चल के क्या होता है कि ये जो कायिक कोशिका है ये समाप्त हो जाती है। जो कायिक कोशिका है ऊपर वाली, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और जनन कोशिका में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे जब फूल का विकास होता है तो कायिक कोशिका समाप्त हो जाती है और जनन कोशिका में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। आगे चलकर जो कोशिका है वो और भी विकसित हो जाती है
और भी विकसित हो जाती है और इस प्रकार से फिर 2 यहाँ पे स्पर्म आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो 2 स्पर्म हैं, ये जो 2 स्पर्म हैं, इनका क्या है कि ये आपका आ गया मादा जननांग। तो ये जो 2 स्पर्म है ये दोनों निषेचन करते हैं। पहला जो है ये जो है जब निषेचन करता है, ठीक है, ये जब निषेचन करता है सेंट्रल न्यूक्लियाई से, तो इसको बोलते हैं 2n+n निषेचन, या इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, या इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। दूसरा जो निषेचन मादा के आप कह सकते जननांग से होता है, यज्ञ से होता है, ये होता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के निषेचन की प्रक्रिया हो रही, क्योंकि निषेचन की क्रिया यहाँ पे 2 बार हो रही है। एक बार सेंट्रल न्यूक्लियाई से आप देख रहे हो और एक बार आप देख रहे हो कि यज्ञ से हो रही है। तो 2 बार हो रही है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह क्रिया केवल एंजियोस्पर्म या यह क्रिया जो है केवल इसको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे निषेचन 2 बार होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका हो गया जो हमने देखा था, स्टिग्मा और सारी चीज़ें हो गई कि भैया परागकण के बाद क्या होता है, निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद जो पुष्प होता है उसका अधिकांश भाग जो है वो मुरझाकर गिर जाता है और निम्न बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या बदलाव? अंडाशय जो होता है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है, बीजाणु जो होता है वो बीज में बदल जाता है, जाइगोट जो होता है वो भ्रूण में बदल जाता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो संचित भोजन के रूप में बदल जाता है। जैसे कि चना आप देख लीजिए, चना का पुष्प आप देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब बात आती है प्लांट हार्मोन की। प्लांट हार्मोन में आपको ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन आपको याद रखने की ज़रूरत है। ऑक्सिन का काम क्या होता है? ऑक्सिन का काम होता है कोशिका विभाजन के दौरान जब वृक्ष की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में वृद्धि होती है, जड़ों में विकास होता है या पत्तियों के टिप पर विकास देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। कोशिका वृद्धि के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन हार्मोन। तो इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आ गया जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन जो कि कवक से प्राप्त किया जाता है और इस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। ये क्या करता है? बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है, बीजों को अंकुरित करने में मदद करता है और इसका प्रयोग बीज रहित फलों के विकास में किया जाता है। अगला आ गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्लांट में सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला आ गया एब्सिसिक एसिड। यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। इसके प्रभाव से पत्ते व फल गिरते हैं, बीजों के अंकुरण को रोकता है। पत्ते व फल गिरते हैं मतलब पकने के बाद गिरते हैं, ठीक है, और यह बीजों के अंकुरण को रोकता है। अगला आ गया एथाइलिन या एथिलीन। एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन एथिलीन, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया कृत्रिम रूप से कैसे पकाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। प्राकृतिक रूप से एथिलीन जो है वो फलों को पकाता है, जो कि गैसीय अवस्था में होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो आपने हार्मोन के बारे में देख लिया, प्लांट हार्मोन के बारे में देख लिया। अब बात आती है वातपोत्सर्जन की, ठीक है। वातपोत्सर्जन क्या है? प्लांट से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वातपोत्सर्जन कहलाता है। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने इसको लेकर के अपने विचार दिए थे। कहाँ संपन्न होता है? स्टोमेटा में रंध्रीय वातपोत्सर्जन देखने को मिलता है। लेंटिसेल में ये देखने को मिलता है, जिसको लेंटिकुलर ट्रांसप्रेशन बोलते हैं, और क्यूटिल्स में देखने को मिलता है, जिसको आप क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सबसे ज़्यादा वातपोत्सर्जन यदि पूछा जाए किसके माध्यम से होता है, तो सबसे ज़्यादा वातपोत्सर्जन रंध्रीय वातपोत्सर्जन या स्टोमेटा द्वारा होता है। जब वातपोत्सर्जन स्टोमेटा से होता है तो उसे रंध्रीय कहते हैं, ठीक है। ये आपकी पत्तियां हो गई, इस प्रकार से हमने बताया था। तो इसमें सिर्फ जो बेसिक जानकारी है वो याद रखिएगा कि किसके द्वारा होता है। अब यहाँ पे आ गया एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम स्वयं से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा और इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको बताई गई है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो प्लांट तक ही पूछे जाते हैं, एनिमल किंगडम से उतने प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन एक बार ईमानदारी से PDF आपको मिल जाएगी, तो जाके इसको भी देख सकते हैं। और सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है
तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।